everyone, in this lecture we will discuss what is collision theory। और ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहने वाला है। यहाँ पे हम बात करते हैं कोलिजन किसके बीच में हो रहा है। बेटे जब भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट स्पीसीज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। सो ए और बी जो है वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें क्या मिलता है, फिर प्रोडक्ट मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन को अकर करवाने के लिए जो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड। अब यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो किस तरीके से रहेगा, इफेक्टिव होगा, इनइफेक्टिव होगा, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, वो हम सारे वन बाय वन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट तो ये होगा कि मॉलिक्यूल शुड कोलाइड, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो कोलिजन होगा मॉलिक्यूल के बीच में वो एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ होगा, ठीक है। एनर्जी क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ए और बी जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस आपस में एक दूसरे को रिपल्शन भी शो कर सकते हैं। अब उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो कोलाइड करें। अगर वो रिपल्शन ही करते रहेंगे तो ए और बी आपस में बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, सो दैट कि रिपल्शन कम हो और यहाँ पे क्या हो बेटे, कोलिजन हो, राइट। अब हम इन दो पॉइंट्स के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए आगे चलते हैं। कोलिजन थ्योरी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने 11th क्लास में। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी से कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है, पहला अजम्पशन इसका ये है कि मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फेयर। हार्ड स्फेयर समझते हो, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो स्फेयर होंगे और वो हार्ड होंगे, हार्ड स्फेयर मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहता है रिएक्शन अकर व्हेन मॉलिक्यूल कोलाइड, वो तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है, कि रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा, तभी तो वहां पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे हमें ऑलरेडी ये हम बात जानते भी हैं कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन में कोई सोल्यूशन है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही स्पीड में अब यहाँ वहां जा रहे हैं। तो जितनी ज्यादा स्पीड में वो यहाँ वहां घूमेंगे, उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ चुकी है, जितनी ज्यादा स्पीड में वो मॉलिक्यूल्स यहाँ वहां जाएंगे, ऑब्वियसली वहां पे कोलिजन भी बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, मतलब कि जो कोलिजन पहले 5 मिनट, मान लीजिए कि आपके 5 सेकंड में दो कोलिजन हो रहे थे, ठीक है, दो बार वो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे थे, पर टेम्परेचर के राइज करने से अब वो 5 सेकंड में मॉलिक्यूल्स जो है वो 5 बार टकरा रहे हैं आपस में। इससे हुआ क्या, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि कोलिजन पर यूनिट भी, नंबर ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा वो, बाय 3%, ठीक है। दिस इंक्रीज द रेट ओनली बाय 3%। जब भी कोलिजन होगा तो उससे रेट कितना इंक्रीज होगा, रिएक्शन का 3% इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज होने में सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है कि वहां पे कोलिजन बढ़ रहा है या कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, उसके और भी कुछ फैक्टर हैं। वो फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर रहता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितना आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो पर यूनिट टाइम में कितना वो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा कि वो कोलिजन जो होगा वो इफेक्टिव होना चाहिए। बेसिकली कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके किसी भी रिएक्शन का रेट तभी इंक्रीज होगा जब वहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी अच्छे अमाउंट में रहेगी, और दूसरा कि जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं पहले हम। नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक 100 ml का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, 100 ml का कोई सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन है तो उसमें रिएक्टेंट स्पीसीज तो होंगे ही, ए और बी, राइट। अब ये ए और बी मॉलिक्यूल जो है, आप 100 में से यहाँ से कोई छोटा सा अमाउंट ले लीजिए, मान लीजिए मैं 10 ml ले रही हूँ, ठीक है, 10 ml यहाँ से मैंने बाहर निकाल लिया। अब इस 10 ml में जो भी ए और बी मॉलिक्यूल्स आए होंगे हमारे पास, वो ए और बी मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में क्या हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा, ठीक है।
कोलिजन हो रहा होगा इन ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो कितने सेकंड, मान लीजिए कि 1 सेकंड या 2 सेकंड की बात कर लीजिए आप, ठीक है, 2 सेकंड में ए और बी मॉलिक्यूल कितने टाइम्स कोलाइड कर रहे होंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड, ठीक, 1 सेकंड में कितनी बार कोलिजन हो रहा है ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, दैट इज कैपिटल जेड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो वहां पर जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है उसका नंबर कितना होगा, दैट इज 10⁻25 टू 10⁻28। देखो कितना ज्यादा उसका ऑर्डर है, बहुत ज्यादा है, मतलब है ना कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, गैसेस रिएक्शन की हो रही है। यहाँ पे आपके पास और रिएक्शंस भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे जो बात की है, जिस रेफरेंस में यहाँ पे बात की जा रही है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, गैसेस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में है। सो गैसेस रिएक्शन में जेड जो होगा उसका ऑर्डर देखो कितना ज्यादा है, उसकी रेंज देके रखी है हमें 10⁻25 टू 10⁻28, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी वहां पे कोलिजन की। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, ऑल दी कोलिजन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज एट अ गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव, मतलब कि किसी गिवन टेम्परेचर पे अगर कोई रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइड कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो इफेक्टिव ही हो, ठीक है। और अगर कोलिजन आपके इफेक्टिव हैं तो मतलब कि रिएक्शन मस्ट बी वेरी फास्ट, रिएक्शन वहां पे बहुत फास्ट हो रही है। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोस्ट केमिकल रिएक्शन टेक मच लॉन्गर, मतलब कि एक्चुअली जब हम देखें तो मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत टाइम लेती हैं, राइट। चलिए, तो बच्चे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था अपने अर्ली लेक्चर में जिसमें हमने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात की थी, ठीक है। अब हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, कब बनाएंगे, जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तक पहुंचेंगे। और वो ये वाला पॉइंट रहेगा जहां पे आपका की कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो रिएक्टेंट स्पीसीज जो है उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है सो दैट कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो एनर्जी है वो इतनी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ तक तो उसको चाहिए ही चाहिए, जिसको कि हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी तो रिएक्शन को चाहिए सो दैट कि वो रिएक्शन जो है वो अकर हो। अब या तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे लेस नहीं होनी चाहिए। अगर लेस एनर्जी होगी वहां पे किसी रिएक्टेंट स्पीसीज में, एनर्जी कम होगी, तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। कोलिजन कैसा होगा फिर, इनइफेक्टिव कोलिजन होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें इस अमाउंट की एनर्जी जो है वो चाहिए ही चाहिए, मोर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें चाहिए सो दैट कि वहां पे इफेक्टिव कोलिजन हो। सो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ कोलिजन जो है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है कि रिएक्शन आपकी होगी कि नहीं होगी। क्लियर। अभी जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी कि जो आपके रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वो कोलाइड होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब भी रिएक्शन होगी आपकी तो सारी रिएक्शंस आपकी इफेक्टिव होंगी। कुछ रिएक्शन, कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ही इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब जो इफेक्टिव कोलिजन होंगे वो कौन से होंगे, जहां पे की एनर्जी आपकी इक्वल होगी या फिर मोर होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ कोलिजन डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अब कितनी एनर्जी होगी कोलिजन की वो डिटरमाइन करिए कि रिएक्शन आपकी होगी या नहीं होगी। अगर एनर्जी जो है रिएक्टेंट स्पीसीज की वो कम है, तो उस केस में कोलिजन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। सो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि कोलिजन थ्योरी में भी हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होगी, तभी हमारा क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। अब इफेक्टिव कोलिजन की बात हम करें तो उसके हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल शुड possess अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी रिएक्टेंट स्पीसीज है उनको सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सो दैट कि वो प्रोडक्ट दें हमें, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये तो आपने हमने जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी वहां पर भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन में अगर कोलिजन होगा तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि कोलिजन जो है वो होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में।
और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वहां पे एनर्जी होनी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए सो दैट कि वहां पे रिएक्शन हो, जिसको कि हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट है। अब इस रिएक्टेंट को, अब ये एग्जांपल दिया है कि कोई ऐसे माउंटेन है, आपको ये पत्थर जो है इस माउंटेन से नीचे लेके आना है, तो आपको इस पत्थर को पहले यहाँ तक तो पहुंचाना पड़ेगा, तभी वो नीचे आएगा ना, है ना। तो ये कह रही है कि कोई भी रिएक्टेड स्पीसीज है उसको भी प्रोडक्ट तक अगर जाना है, एक्शन को अक्कर करवाने, तो आपको यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा। इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इस पॉइंट पे आके आपकी रिएक्शन क्या होगी, एक्टिवेट होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो किस डायरेक्शन से कोलाइड हो रहे हैं, हेड ऑन हेड है, साइड वाइज है, किस तरीके से उनकी उनका कोलिजन हो रहा है। जैसे कि एक रिएक्शन दी गई है हमारे पास AB प्लस A2B, इट गिव्स अस AB2 प्लस A2, मतलब कि AB और A2B जब कोलाइड होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, जब AB2 प्लस A2 हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हमें यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट मिल रहा है तो मतलब कि वो इनइफेक्टिव कोलिजन है। अब इसको थोड़ा सा हम एनिमेशन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ये रेक्टेंट स्पीसीज है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे बेटे, कोलाइड करेंगे। अब इनका कोलिजन देखो किस तरीके से हो रहा है, इनका कोलिजन कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब उसके बाद हमें क्या मिला, ये वाला रेक्टेंट मिला, दैट इज A2B और AB। तो ये तो हमें नहीं चाहिए था, है ना, ये तो हमें नहीं चाहिए था। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। क्या कहेंगे, इनइफेक्टिव कोलिजन, मतलब कि ये इस तरीके से आपस में कोलाइड किए कि यहाँ पे यही प्रोडक्ट मिल गया हमें। हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए जहां पर कि इनकी कोलिजन इस तरीके से हो कि हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन के आए, ए मतलब कि A2 बने और AB2 बने। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास कोलिजन होगा वो किस तरीके से होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलिजन हेड ऑन हेड हो रहा है या साइड वाइज कोलिजन हो रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर हमारे पास है CH3Br प्लस OH। अब यहाँ पे दो तरीके से हमें बताया गया है। एक फर्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रही है, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से कोलाइड हो रहे हैं। अगर वो इस तरीके से कोलाइड होंगे तो आपके पास कोई अच्छा या जो हमें चाहिए उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सो मीन्स नो प्रोडक्ट। लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन होता है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी ड्यूरिंग कोलिजन, और उस इंटरमीडिएट स्टेट के बाद हमारे पास क्या बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो कोलिजन हो रहा है वो इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है या इनइफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। इस केस में प्रोडक्ट नहीं बना मतलब कि इनइफेक्टिव कोलिजन था, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बन के आया मतलब कि इफेक्टिव कोलिजन है। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, किस साइड से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टकरा रहे हैं, राइट। अब हमने मोस्टली पॉइंट डिस्कस कर लिए कोलिजन किस तरीके से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर की। बैरियर का मतलब हुआ कि आपके पास जब भी कोई रेक्टेंट स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज के बीच में जब रिपल्शन होगी तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मतलब कि वो एक तरह से क्या है, एनर्जी बैरियर है, सो दैट कि वहां पे रिपल्शन ना हो। ठीक है, सो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी हमें, वो मिलेगी जब आपके जो भी रेक्टेंट स्पीसीज हैं वो आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी कहाँ बनेंगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही हमें क्या मिलता है बेटे, प्रोडक्ट मिलता है, राइट। सो ट्रांजिशन स्टेट में ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है। और ये एनर्जी बैरियर क्या करता है, ये एनर्जी बैरियर हेल्प करता है कि जो रेक्टेंट स्पीसीज है उनके बीच में अच्छे से कोलिजन हो और रिपल्शन ना हो। अब ये पोटेंशियल बैरियर कहाँ से आता है, काइनेटिक एनर्जी से आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल से आता है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। चलिए अब देखो इस डायग्राम से हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये रेक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब आपको यहाँ पे एक सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी चाहिए जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना। यहाँ पर पहुंच के आपके पास एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अब कोई भी वहां पे रिपल्शन नहीं होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। इस कोलिजन के बाद फर्दर आपके पास क्या बन के आएगा, फिर प्रोडक्ट बन के आएगा। और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे बेटे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या फिर आप इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। चलिए तो हमने अभी जितनी भी डिस्कशन की उसका फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट कि वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रिएट हो जाए। सेकेंडली हमें यहाँ पे चाहिए कि कोलिजन जब भी होगा तो रेक्टेंट स्पीसीज के बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए सो दैट कि वहां पे इफेक्टिव कोलिजन हो। और इसी बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे आती है एक इक्वेशन। ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके आर्हेनियस इक्वेशन के, ठीक है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पी और जेड का। पी क्या होगा यहाँ पे, स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और जेड क्या होगा यहाँ पे, जेड इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया। सो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ए जो है यहाँ पे, जो आर्हीनियस इक्वेशन में ए की बात कर रहे थे हम, वो ए क्या है, पी और जेड है, पी मल्टीप्लाइड बाई जेड। सो पी जेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है जी। जिसको हमने कहा भी था ना कि A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और वहां पे हमने ये भी कहा था कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी आप इसको कह सकते हैं। सो वो क्यों कहा, क्योंकि हमने कोलिजन थ्योरी जो है वो अभी डिस्कस कर ली। अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो A है इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्यों कह रहे थे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस लेक्चर, इन दिस लेक्चर। सो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, सो गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कोई और किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए, कोई लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। कीप लर्निंग विद मी। आई विल सी यू in the next lecture, and please do subscribe my channel.